Hello and welcome to Proing Series. How you all are doing? I'm also great. Multidisciplinary cases, exactly. लॉगिन कर लिए सबने? Ready? Okay. मैं बोलता सिक्योरिटी लॉ के केसेस क्वेश्चंस दिए थे. Excited? चलो समझते हैं. So now we are handling those cases which has been there in the security law का part. That is Securities Law Part 1 June 2021 batch. So जो भी जून में अपीयर हो रहा है, yes definitely ये केसेस को देखो, समझो और कैसे आप लिखोगे एग्जाम में सोच के लिखना. ओके. सो क्वेश्चन 1 केस अच्छा था. दैट इज क्वेश्चन 1 में दैट इज एसबीआई सॉरी सेबी issued penalty orders against their listed entity in September 2019 for certain disclosure violations in mid-May 2010 by issuing show cause notice. Okay. हुआ क्या था कि सेबी ने पेनल्टी ऑर्डर्स इशू किए हैं. सेबी ने पेनल्टी ऑर्डर्स इशू किए हैं एक लिस्टेड एंटिटी के खिलाफ सितंबर 2019 में. ओके. क्यों इशू किए थे कि उन्होंने डिस्क्लोजर वायलेशन किया था मई 2010 में. एंड बाय इशूइंग दैट ऑर्डर उन्होंने एक शो कॉज नोटिस 26 जून 2016 का. हैज इट caused prejudice to the listed entity? Does it suffer from delay in batches? मतलब आप सोचो कब का है ये. मिड में मई 2010 के ट्रांजैक्शन का आप नोटिस दे रहे हो 2018 में एंड पेनल्टी ऑर्डर दे रहे हो 2019 में. इज इट नॉट सफरिंग फ्रॉम डिले इन लैचेस? क्या ये लिस्टेड एंटिटी के खिलाफ नहीं? इज इट नॉट कॉजिंग अ प्रेजुडिस टू द लिस्टेड एंटिटी कि आप कब के ट्रांजैक्शन की बात कब कर रहे हो? क्लियर. ये क्वेश्चन उठ के आया था. एंड ये क्वेश्चन कहां उठ के आया था? आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस सेबी के केस में. एग्जैक्टली इस केस में वो क्वेश्चन उठ के आया था. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड वर्सेस सेबी के केस में. क्लियर. इसमें सैट ने ऑब्जर्वेशन सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल ने अपना ऑब्जर्वेशन क्या दिया था. Set are of considered view that the issuance of a penalty order against the appellant in September 19 for a certain disclosure violations in mid-May 2020 मतलब 9 साल पहले का by issuing a show cause notice in June 16 has caused prejudice to the appellant. It's a clear cut prejudice. ये उसको affect करता है. Clear. And the order suffers from latches, from delays, that it suffers from prolonged delay. आप बहुत टाइम के बाद जागे हो ऐसा लग रहा है. And after all the charge against the appellant is one trading days delay. मतलब मजे की बात देखो इस केस में सैट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि डिले कितना हुआ था डिस्क्लोजर में. एक ट्रेडिंग डे का. आफ्टर ऑल द चार्ज अगेंस्ट द appellant is one trading days delay. डिस्क्लोजर करने में सिर्फ एक दिन का डिले हुआ था. But the delay on the part of SEBI is 2,955 days. मतलब आप जिसके खिलाफ ऑर्डर दे रहे हो, सेबी को बोला गया, सेबी थोड़ा समझ में भी आता है, जिसके खिलाफ ऑर्डर दे रहे हो उसने तो एक दिन की डिले की थी और तुम्हारी डिले देखो 2,955 डेज की डिले. कहां ये कहां ये लुक एट द डिफरेंस. ओके. सो यहां पे and about 2130 date from the date of preliminary investigation which is too wide gap and has to be ignored. मतलब ये इतना बड़ा टाइम लैप्स है that has to be ignored. तो इसके वजह से सेबी को यहाँ पे फेस करना पड़ा कि this penalty order cannot be exercised against ICICI बैंक. क्लियर. समझा सबको? समझा ना? क्लियर. ठीक है. अब इसके आगे का क्या पॉइंट हुआ था लेट्स सी. ओके. यहाँ पे दो देर आर लेचेस that by itself in the peculiar circumstances of the case will not vitiate the proceedings, but definitely the penalty of 10 lakhs imposed on the appellant cannot be sustained and deserve to be substituted. मतलब माना डिले हुई थी लेकिन 10 लाख रुपए की पेनल्टी. सेट सेज दिस कैन नॉट बी सस्टेन. इट हैज टू बी अ लेसर. मतलब एक दिन की डिले हुई है ठीक है चलो उसके हिसाब से पेनल्टी हुई. यू कैन नॉट बी इम्पोजिंग सच पेनल्टी एंड खुद इतना डिले करने के बाद नोटिस दिया. इन रिजल्ट while upholding the impugned order on merits कि ठीक है ये बात साबित की सेबी ने कि उन्होंने डिले किया था, मेरिट्स में ये बराबर है. SAT modified the penalty imposed on the appellant to only a warning which would meet the end of justice. मतलब सर पैसा देना पड़ा नहीं नहीं वार्निंग दे दिया आगे से ऐसा नहीं करने का. That's it. So it reduced down only a warning giving the facts and circumstances and appeal was partly allowed. आप समझ में आया? क्लियर. सो फाइन दैट वाज द केस. तो ये मतलब
looking at the question you should be hitting, okay, this is the case, this is my answer. And काफी लोगों ने आप लोगों ने किया हुआ है, तो that shows, आप book भी दिखा रहे हो, that's sir दिया हुआ है. Okay, good. Okay. Then adjudicating officer by impugned order dated 26 December 2019. Okay, impugned matlab the challenged order has imposed penalty of 25 lakhs upon the listed entity. ठीक है, adjudicating officer SEBI का officer ने listed entity पे penalty impose की थी. SEBI issued a second show cause notice dated 28th January 2020 by exercising its power under SEBI directing the listed entity to show cause why the penalty should not be. मतलब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने 26 दिसंबर को 25 लाख की पेनल्टी डाली थी. सेबी ने फिर एक और शो कॉज नोटिस डाला 28 जनवरी को, ये बोलते हुए कि पेनल्टी को एनहेंस क्यों नहीं किया जाए. आप बताओ, मतलब कंपनी के ऊपर, लिस्टेड एंटिटी के ऊपर पुट अप किया. क्वेश्चन इधर ये था कि इज इट टीनेबल, क्या ये सेबी ने जो किया है फर्दर शो कॉज नोटिस, क्या ऐसा शो कॉज नोटिस सेबी कर सकता है? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड कैन सेबी कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स if it considers the order passed by adjudicating officer as erroneous? मतलब ये बोलते हुए कि adjudicating officer ने सारी चीजें नहीं देखी है, erroneous है, क्या वो कभी भी proceedings बुला के वापस से consider कर सकता है? Okay, that now we are discussing something like powers of SEBI, SEBI के rights, उसके तरीके करने का. तो let's see that. ये जिस केस में आया था वो famous केस था ये वाला, India Ratings and Research Private Limited वर्सेस सेबी. और कई लोग बोलते हैं सर प्राइवेट लिमिटेड, एग्जैक्टली प्राइवेट लिमिटेड है, फिर भी यहाँ पे सेबी के जुरिस्डिक्शन में आया था. ठीक है, यहाँ पे सैट हेल्ड दैट सेबी हैज द पावर टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 50 ऑफ द सेबी एक्ट. मैं बोला सेबी एक्ट के बारे में आ रहा है, तो सैट ने बोला सेबी के एक्ट में सेक्शन 15I सब सेक्शन 3 में सेबी को प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की ताकत है. And SEBI can call for examine records of any proceedings if it considers the order passed by the adjudicating officer erroneous and not in the interest of security. SEBI ऐसा कर सकता है. SEBI ये देख सकता है कि अगर adjudicating officer ने जो order दिया, adjudicating what was it? हाँ, adjudicating officer ने जो order दिया है, अगर वो order compliance नहीं है to the provisions of law, SEBI can definitely call and check it back. And after making the inquiry, SEBI can enhance the quantum of penalty also. ये भी बोला है, and impose upon the circumstances. तो मतलब हमें दोनों क्वेश्चन का लिटरली देखो तो आंसर मिल ही गया कि सेबी का स्टैंड अपने आप में चीनेबल है, मेंटेनेबल है, और सेबी पेनल्टी को एनहेंस भी कर सकता है. ओके, क्लियर? So SAT further directed that the proceedings in pursuance of the second show cause notice dated 28th January 2020 will continue, and SEBI will pass appropriate orders after giving an opportunity of being hearing to the listed entity through the physical hearing or through the video conferencing. But any order that is passed by the SEBI shall not give effect during the pendency of the appeal. तो जब तक ये अपील पेंडिंग है तब तक कोई ऑर्डर नहीं होगा, लेकिन अपील खत्म होने के बाद सेबी वापस से प्रोसीडिंग्स चालू कर सकता है और उन पर्सन को बुला सकता है. अगर वो नहीं आ सकते, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग कंडक्ट की जा सकती है, और उसके बाद अगर सेबी को लगता है कि पेनल्टी एनहेंस करनी है तो कर सकते हैं, क्योंकि बाय द टाइम दिस थिंग स्टार्टेड जनवरी 2020 का ऑर्डर शो कॉज नोटिस था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था. तो as you can understand, quite a lot time gap has gone into picture. Now third question, good one. Okay, so the whole time member, by the way, किया है ना, ट्राई किया है जिसने, और जो जून 21 के लिए ध्यान से देखो, समझो, दिस केस स्टडीज आर यूजफुल फॉर यू. सो होल टाइम मेंबर passed interim ex parte order dated 15 June, ठीक है, directing the managing director of the listed company to deposit a sum of 2 crore 66 lakhs 59,215 plus interest till the date of totaling to 3 crores 83 lakhs 16,230 in the escrow accounts towards a notional loss allegedly avoided by him by using unpublished price sensitive information, and further directed the bank accounts, demat accounts of the appellant shall remain frozen till the time the amount is not deposited. मतलब सेबी के होल टाइम मेंबर ने एक इंटरिम एक्स पार्टे ऑर्डर पास किया था. कभी पास किया था? 15th of June 2020 को.
कंपनी के एमडी को बोला गया, लिस्टेड कंपनी के, कि उनको 2 करोड़ का डिपॉजिट करना पड़ेगा और इंटरेस्ट जोड़ने के बाद 3 करोड़ 83 लाख का डिपॉजिट एस्क्रो अकाउंट में। किस लिए? नोशनल लॉस, मतलब इन्होंने, एमडी ने कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग की हुई है, ओके। तो इसके वजह से जो जो लॉस उसने अवॉइड किया, नोशनल लॉस, और जो प्रॉफिट बना है वो पूरा। सो यहाँ पे टिल डेट एंड नो टुवर्ड्स नोशनल लॉस अलेजिडली अवॉइडेड बाय हिम, वही बोला, नोशनल लॉस जो उसने अवॉइड किया, कैसे? बाय यूजिंग अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मतलब कंपनी के शेयर्स की इंफॉर्मेशन यूज करते हुए कंपनी के शेयर्स में ट्रेड करके, एंड फर्दर डायरेक्टेड द बैंक अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट विल रिमेन फ्रोजन, फ्रीज कर दिया गया, ओके, अमाउंट नॉट टू बी डिपॉजिटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था, कैन होल टाइम मेंबर पास एन इंटरिम एक्स पार्टे ऑर्डर इन अर्जेंसी, इन सच एन अर्जेंसी, मतलब आपने फटैक से एक ऑर्डर डाल दिया 15 जून को, जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आपने एक ऑर्डर डाल दिया अर्जेंसी के, आपको इतना पैसा डालना पड़ेगा, विदाउट इवन कंसिडरिंग द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरिपेरेबल इंजुरी, मतलब आपने कंपनी के एमडी के खिलाफ ऑर्डर डाल दिया बिना कंपनी को बराबर से सुने, बिना ये कंसिडर किए कि कंपनी की इमेज क्या होगी, मतलब कंपनी का एमडी कंपनी के शेयर्स में गलत ट्रांजैक्शन कर रहा है, so without giving a proper hearing, without conducting a proper process, you're putting an order in urgency, is that valid? That was a question which was raised, and ये question था यहाँ पे, डॉक्टर उदयंत मल्होत्रा वर्सेस सेबी, द रिस्पोंडेंट। इस केस में एक क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे अगेन सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया, सेट हेल्ड दैट नो डाउट सेबी हैज द पावर टू पास इंटरिम ऑर्डर्स। सेट ने बोला ठीक है भाई, सेबी हैज द पावर, भाई वो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है, एंड दैट इन एक्सट्रीम अर्जेंट केसेस सेबी कैन पास एक्स पार्टे ऑर्डर्स आल्सो, ये भी मानता हूं, बट सच पावर्स कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड स्पेरिंगली एंड ओनली इन एक्सट्रीम अर्जेंसी, मतलब ऐसा है कि कंपनी को बेच के भाग रहा है, कंपनी क्लोज डाउन कर रहा है, या कुछ गलत काम कर रहा है बहुत बड़ा, तो ये पास एक्सरसाइज करने जैसी थी। इट हैज टू बी यूज स्पेरिंगली, मतलब सोच समझ के यूज करना था, सिचुएशन वाइज यूज करना था, लुकिंग एट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के तरीकों से यूज करना था, एंड एक्सट्रीम अर्जेंसी में साबित करके, ओके। अब लॉकडाउन में कौन सी अर्जेंसी थी, कंपनी बंद थी, एमडी घर पे बैठा है, तो कौन सी अर्जेंसी थी? सो इन द इंस्टेंट केस सेट डिड डू नॉट फाइंड एनी एक्सट्रीम अर्जेंसी। सेट ने बोला पर जून में आपने ऑर्डर पास किया, कौन सी अर्जेंसी थी, मतलब ये भाग रहा है क्या, कहां भागेगा, सारे फ्लाइट्स बंद, ट्रेन बंद, कहां जाएगा वो आदमी? सो डू नॉट फाइंड एनी एक्सट्रीम अर्जेंसी which warranted SEBI to pass an ex parte interim order only on arriving a prima facie case that MD was insider. तो SAT ने बोला just because he is an insider, SAT का जज ने बोला we do not find extreme urgency कि आपको इतनी जल्दी इतनी बड़ी पेनल्टी इंपोज करनी पड़ेगी। सर वो इंसाइडर है, कल को भाग जाएगा, लेकिन भागेगा किधर, सिचुएशन देखो। So without considering the balance of convenience and irreparable injury, इसका मतलब ये था कि you should have given a relevant hearing to the listed entity, relevant hearing to the MD of the company, and then you could have decided. You passed an interim and that to an ex parte order without listening to any parties. ये सैट के जज ने बोला, क्लियर? सो समझ में आया? सो दिस rather becomes a case के ऐसे अर्जेंसी का जो ताकत है, that has to be used sparingly and only in extreme urgency, ठीक है? Fine. Question for, okay. Company registered in Companies Act mobilized funds through the issue of redeemable preference shares, RPS, ठीक है? During 2010, 11 to 13, 14 by issuing exceeding 49 investors. ये जोरदार था, मतलब if you remember SEBI एक लिमिट डालता है सिक्योरिटीज इशू करने के लिए 49, so you cannot be issuing more than 49 वाला केस, okay, याद आया? So company registered in Companies Act, listed entity नहीं, company registered in Companies Act, mobilize the funds through issue of redeemable preferences. कंपनी ने क्या इशू किया? redeemable preferences, कभी 2010 से लेके 13-14, मतलब 4 साल के लिए, exceeding 49 investors in each of the 4 years, हर साल में 49 के ऊपर, याद है वो प्राइवेट प्लेसमेंट में लिमिट हुआ करती थी, एग्जैक्टली, ओके। Adjudicating officer impose a penalty on 15th January 2018 for 1 crore.
is imposition of penalty correct? Good one. So कौन सा केस था? This was this one. Indusware Industries Limited versus SEBI. This was one of the landmark case जहाँ पे वो खींचे आए थे. Okay? क्या केस था? 49 वाला इनक्रेडिबल केस. बिकॉज देखो कई बार मेरे क्लाइंट्स भी पूछते हैं 49 से ज्यादा नहीं कर सकते क्या? अभी सेबी के प्रोविजंस काफी चेंज हो गए. आईसीडीआर रेगुलेशंस हैव ड्रामेटिकली चेंज. जब ये केस हुआ था तब आईसीडीआर रेगुलेशंस वाज ऑफ डिफरेंट नेचर. उससे पहले डीआईआर रेगुलेशंस वाज ऑफ डिफरेंट नेचर. तो काफी सारी चीजें बदलती है टाइम के साथ. आज के टाइम में आईसीडीआर रेगुलेशंस हैव ड्रामेटिकली चेंज. काफी हद तक ओपन इश्यू दिया हुआ है. कंपनी को काफी लिबर्टीज भी दी हुई है. पहले वैसा नहीं था. ओके हाँ, there are certain restraints which have been imposed, but ठीक है. So as you can see, things differ from time to time. हम जो केस लॉ डिस्कस कर रहे हैं वो उस टाइम पे रेलेवेंट उस नेचर में था. ठीक है. So यहाँ पे क्या हुआ था? SAT held the penalty imposed by SEBI on violating SEBI issue and listing of non-convertible redeemable preferential regulation 2013. तो ये regulations आज भी है और वैसा ही है. उसमें आज भी redeemable limits 49 है. तो ये प्रोविजन सर आज भी एप्लीकेबल है? यस भैया. ओके चलो. सो SAT ने penalty held that penalty imposed by SEBI in violating this SEBI regulation meets the end of justice. मतलब जो SEBI ने किया वो सही किया है. And since the number of investors from whom the money was collected by the company through the issuance of RPS exceed 49 in each of the 4 years, it is held the impugned order of the company has violated regulation 4 of the listing regulations. अब यहाँ पे आप 49 से ज्यादा मेंबर्स को सिक्योरिटीज इशू किए जा रहे हो तो ये वायलेशन है. Okay, since the number of investors is exceeding the limit of 49 and that too in each of the 4 years, you are violating the provision. This act of collecting funds from more than 49 बिना आप public issue लाए आप circumvent कर रहे हो law को, that is not allowed. So the act of collecting the funds from more than 49 investors is tantamounting to deemed public issue. So you should have listed yourself. You should have asked for deemed public issue. नहीं तो private placements की अपनी limits है, which has been done without following the procedure as stipulated by the regulations for such public issue, and hence it is a violation. So आपने अगर provisions follow नहीं किए, you have not followed the provisions. So as a result इसका implication भारी पड़ेगा. Okay. So as stipulated by the regulations, आपने violations किया है. That's what the case turned out in SAT. SAT का ये order था, कंपनी को penalty pay करनी पड़ गई. Okay. Fifth question, let's see. Listed entity was listed on Madras Stock Exchange. ठीक है. Madras Stock Exchange surrendered the license on non-fulfillment. पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया. मद्रास का पूरा स्टॉक एक्सचेंज ही बंद हो गया. उन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया क्योंकि सेबी ने नेटवर्थ और कैपिटल लिमिट बढ़ा दी थी, तो स्टॉक एक्सचेंज उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा था. इट वाज वन ऑफ द रीजनल स्टॉक एक्सचेंज. ओके, तो वो सरेंडर हो गया, नॉट अ नेशनलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. सो द लिस्टेड एंटिटी देयरफॉर प्लेस्ड ऑन डिसएमिनेशन बोर्ड ऑफ एनएसई. एनएसई ने एक प्रिविलेज दिया था, भाई जो भी मद्रास स्टॉक एक्सचेंज पे डीलिस्ट हो रहा है वो अगर अपने आप को एनएसई पे लिस्ट करता है तो एनएसई उनके शेयर होल्डर्स को सिर्फ बाइंग और सेलिंग फैसिलिटी देने के लिए एक डिसएमिनेशन बोर्ड बनाया था कि आप यहाँ पे लिस्ट हो सकते हो, आपके शेयर होल्डर्स शेयर्स खरीद सकते हैं, शेयर्स बेच सकते हैं, बस. ओके, सो कंपनी लिस्टेड एंटिटी लिस्टेड ऑन मद्रास स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया तो ये कंपनी पहुंच गई एनएसई पे, लेकिन एनएसई पे ट्रेडिंग बोर्ड पे नहीं, डिसएमिनेशन बोर्ड. ओके, जहां पे सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, बस इतना सा ही था. ठीक है. द लिस्टेड एंटिटी प्रपोज अ बायबैक ऑफर विद द इंटेंशन टू प्रोवाइड एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द एग्जिस्ट शेयर होल्डर. हुआ क्या? हुआ ये कि उस लिस्टेड एंटिटी ने बायबैक ऑफर प्रपोज कर दिया. ठीक है, क्या प्रपोज कर दिया? बायबैक. इंटेंशन ये था कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ फेयर प्राइस. तो जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक फेयर प्राइस देके टड़ा बाय बाय कर दिया जाए. NSE removed the listed entity from dissemination board to comply with regulation of SEBI. अब NSE ने क्या बोला? NSE ने बोला कि सर आपको मैंने प्लेस किया था डिसएमिनेशन पे. क्लियर? ये बोलते हुए कि आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, लेकिन अब तो आपकी कंपनी ने बायबैक दे दिया है. ओ, तो ये यहां से
ट्रेडिंग बोर्ड पे आ जाएगा और ट्रेडिंग बोर्ड के लिए आपको सेबी के बायबैक रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो एनएससी रिमूव द लिस्टेड एंटिटी फ्रॉम डिसएमिनेशन बोर्ड एंड कंप्लाई विद द रेगुलेशन। वाज द स्टैंड टेकन बाय एनएससी करेक्ट, ये पूछा गया है। क्या एनएससी ने ये जो स्टैंड लिया कि आपको डिसएमिनेशन से नहीं, आप ट्रेडिंग बोर्ड पे आओ, क्योंकि आप अभी से आप जो प्रोसेस अडॉप्ट करने वाले, इट्स नॉट जस्ट बाइंग और सेलिंग, इट्स एक्शन which has to be taken as per the regulations. So was the stand correct? What do you say? Okay, ये बात जो थी वो महेंद्र गिरधारी लाल वर्सेस एनएससी एंड सेबी टी स्टेन्स एंड कंपनी लिमिटेड पे आया था। ओके, सो सैट ने इसमें काफी सारी चीजें ऑब्जर्व की। लेट्स अंडरस्टैंड। SAT held that where the buyback offer is made with the intention to provide an exit opportunity to the existing shareholder at a fair price, the stock exchange may remove the company from the dissemination board. तो SAT स्टॉक एक्सचेंज के इस एक्शन को करेक्ट बताया कि अगर आप बायबैक जैसा प्रोविजन यूज करने की बात करते हो तो आप एक सन्ड्री बोर्ड पे या एक डिसएमिनेशन बोर्ड पे सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं हो, अब आप एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जहां पे प्रॉपर रेगुलेशन कंप्लाई होगा। तो द एक्शन वाज करेक्ट। SAT finds that SEBI circular 25th July 2017 permitting company to buy back the shares to provide an exit to the public shareholders. SAT ने SEBI का सर्कुलर देखा जिसमें ये बात साफ लिखी हुई थी कि ठीक है, हम आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। In view of the SAT circular, SAT did not find any illegality being made in the buyback of shares by the company. तो देखो, सर्कुलर के हिसाब से कंपनी ने कोई गलत काम नहीं किया था, ठीक है। उस सर्कुलर के हिसाब से कंपनी ने अपना बायबैक प्रपोज किया, ठीक था। But in light of the aforesaid said, do not see any illegality in the order of NSE also removing T Stands Company Limited from the dissemination board. SAT ने बोला ठीक है, आप जो बोल रहे हो कंपनी ने स्टैंड क्या लिया, सर हम सेबी का सर्कुलर के हिसाब से डीलिस्ट कर रहे, तो हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? सैट ने बोला सर सैट ने बोला आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप सेबी का सर्कुलर ही अडॉप्ट कर लो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन उस सर्कुलर को अडॉप्ट करके और उस प्रोसेस को करने के लिए आप डिसएमिनेशन बोर्ड पे रह के काम नहीं कर सकते। यू शुड बी कमिंग टू अ प्रॉपर नॉर्मल बोर्ड, जिसको मेन बोर्ड बोलते हैं। मेन बोर्ड पे आके आपको आपका डिसएमिन बायबैक कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिसएमिनेशन बोर्ड से निकालने का जो डिसीजन एनएससी का था वो करेक्ट था। ओके, क्लियर, फाइन, समझ में आया। वैसे एक और क्वेश्चन, बीएसई बाय ऑर्डर कंपल्सरीली डीलिस्टेड लिस्टेड एंटिटी एंड डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ 9.70 पर इक्विटी। बीएसई ने एक ऑर्डर पास किया, लिस्टेड एंटिटी को डीलिस्ट कर दिया, ठीक है, और डीलिस्टिंग प्राइस 9.07 पर इक्विटी शेयर का फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर दिया। लिस्टेड एंटिटी filed an appeal in SAT after 73 days delay with the application of condonation. लिस्टेड एंटिटी ने इस बात को चैलेंज किया, किस बात को? डीलिस्टिंग करने को नहीं, फेयर वैल्यू उनको पसंद नहीं आया। एक तो हमारे पास पैसा नहीं, आपने डीलिस्ट कर दिया, चलो ठीक है, कर दिया तो कर दिया, लेकिन इतना पैसा क्यों दे हम? तो दे डिड नॉट लाइक द फेयर वैल्यू एंड 73 डेज के डिले के बाद उन्होंने ये अपील फाइल की कॉन्डोनेशन डिले एप्लीकेशन के साथ, जो सैट ने अलाउ भी किया था। Listed entity urged the reason for the delay is that they are located in Ahmedabad and it took time to find specialized lawyers. तो ये जो listed entity है, जो कंपनी है, ये अहमदाबाद की थी और उनको सिक्योरिटी मार्केट का लॉयर ढूंढने में टाइम लग गया, इसलिए 73 डेज का डिले हुआ, ठीक है। Further time was taken by the lawyer to compile the documents because अब नया लॉयर है, सारी चीजें सारी समझने में टाइम तो लगता ही है। It was also urged that the appellant is in financial difficulty and they had to pull the resources to file the appeal also. मतलब कंपनी के पास इतना पैसा होता तो सर डीलिस्टिंग ही नहीं आता। अभी वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी, तो हमको सारे पैसा कलेक्ट करना पड़ा, पुल द रिसोर्सेज सो दैट वी कैन हायर अ गुड लॉयर फॉर दैट पर्पस, इसलिए डिले हो गया। It was contended that they are not aggrieved by the order of delisting. देखो बोल रहा है कि हमको डीलिस्टिंग से सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डीलिस्टिंग एडमिट करते हैं, but are only aggrieved by the determination of fair value. सर ये जो 9 रुपया 7 पैसे का प्राइस आपने देने को बोला, अरे कंपनी के पास पर शेयर उतना भी पैसा नहीं। ओके, फेयर वैल्यू as determined by the independent valuers 9 rupees 7 paisa per equity share
for which purpose they approach the BSE to provide the details. भाई आप डिटेल दो, आपको 9 रुपया 7 पैसा किस बेसिस पे आया है, आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है, ताकि हम भी समझ सकें. With regard to determination of the fair value, it was contended that since no information was supplied, the present appeal was filed along with the application for condonation of delay. क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं गई थी, इसलिए ये अपील फाइल दी गई विद एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन फॉर डिले सैट में कि सर बीएससी ने ठीक नहीं किया, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ये 9 रुपया 7 पैसा कैसे मिला हमको नहीं मालूम पड़ रहा है, हम डीलिस्टिंग चैलेंज नहीं कर रहे, आपने हमको डीलिस्टिंग किया है, ओके वी एडमिट, लेकिन ये फेयर वैल्यू का बेसिस क्या है, क्यों हम इतना पैसा दें, अगर हमारा फेयर वैल्यू उससे कम होता है तो हम कम क्यों ना दें, बराबर. Is it a sufficient ground to condone the deal? अब क्वेश्चन ये था उन्होंने चैलेंज क्या किया था, लेकिन अपना क्वेश्चन ये है कि क्या 73 डेज का डिले कॉन्डोन करके क्या ये अपील सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी. अब समझ में आया, क्वेश्चन ये था. सो यहाँ पे आंसर इस केस में था सिनर्जी कॉस्मेटिक, यस सिनर्जी कॉस्मेटिक एक्सिम लिमिटेड वर्सेस बीएसई. Okay, यहाँ पे set is of the opinion that sufficient cause has been explained by the appellant. ये advocate नहीं मिला, और generally ऐसा होता है. See, BSE is mainly located at Mumbai, लेकिन listed entities are located at different places. So, as a result, you get a very good lawyer to fight such kind of security markets. देखो security markets के जो litigating है ना, वो बहुत narrow area है. इसमें बहुत सारे लोग एक्सपर्टीज नहीं करते हैं, मतलब अपने खुद के मेंबर्स में से भी सिलेक्टेड मेंबर्स है जो सिक्योरिटी मार्केट्स का काम करते हैं. सो यहाँ पे इट्स अ क्लास इन इटसेल्फ. सो यहाँ पे आपको उस प्रैक्टिस को समझने के लिए, उस एरिया को समझने के लिए, यू नीड एन एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड. तो इसलिए यस, दैट इज अ जेन्युइन रीजन. सो एक्सप्लेन which is adequate and satisfactory. SAT ने भी बोला yes, it is adequate. And SAT is of the opinion that delay of 73 days should be condoned. SAT has condoned the delay. Fine. SAT held that delay in filing the appeal is condoned and the application for condonation is allowed. तो ये अलाउ कर दिया गया, तो अब SAT उसको सुना, उसको आगे डिसीजन दिया, वो सब चीजें हुई. अपना क्वेश्चन इतना ही था कि डिले अलाउ होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे डिले अलाउ हो गया. ठीक है, fine. Then next question. A public limited company is engaged in the business of acquiring agricultural land, developing the same for the purpose of resale. तो कंपनी लैंड एक्वायर करता था, डेवलप करता था. ठीक है, कौन सी कंपनी? अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. SEBI found that the activity of fund mobilization by the company under the scheme fell in the ambit of collective investment scheme. SEBI ने देखा जो कंपनी ये जो काम कर रहा है, ये काम एक्चुअली कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में फॉल होता है, CIS. SEBI issued an order in lieu of the direction restraining the company and its director from collecting any money from the investor or to launch or to carry out any investments. SEBI ने डायरेक्शन दे दिया, ना कोई पैसा कलेक्ट किया जाएगा, ना कोई यूनिट्स इशू किए जाएंगे, ना कोई पैसे में डील किया जाएगा, सारा उस पैसों से रिलेटेड, उस स्कीम से रिलेटेड सारा काम रोक दो. SEBI further directed to refund the money collected under the scheme to the investor and thereafter wind up the company. और ये जो कंपनी फंड मोबिलाइजेशन के लिए आपने बनाई है, वाइंड अप करो, सारा पैसा देने के बाद गिव अस अ रिपोर्ट कि आपने सबका पैसा दे दिया है विद एक्नॉलेजमेंट. द कंपनी अपील सैट इज SEBI's ऑर्डर सफरिंग फ्रॉम इन्फॉर्मिटी. कंपनी ने सैट में अपील की कि ये क्या बोलते हैं, इस SEBI ऑर्डर सफरिंग फ्रॉम जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे क्या लगता है SEBI का ऑर्डर गलत था. कंपनी फंड मोबिलाइजेशन कर रही है, CIS है, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही है, सैट ने वाइंडिंग अप का SEBI ने वाइंडिंग अप बोला हुआ है. तो यहाँ पे जिस केस को हम रेफर कर रहे हैं वो ये था, Nicer Green Housing Infrastructure Developers and Others versus SEBI. SAT finds no proof has been filed either before the SEBI or even before tribunal to show that the appellant has refunded a sum of 27.87 crore and they have ready and willing to pay the balance amount on the time bar. देखो जब ये केस फाइल हुआ तो SAT ने आपको पूछा, are you ready to refund the money? Because clear cut it's a violation of CIS scheme जो SEBI ने साबित कर दिया. So are you ready to refund the money? And they said, हाँ सर, हम तो 27.848 करोड़ रिफंड भी कर चुके हैं. जब सैट ने उनसे प्रूफ मांगा तो कोई प्रूफ सबमिट नहीं किया गया.
यहां तक कि सेबी के सामने भी कोई प्रूफ नहीं था कि 27.48 करोड़ हम रिफंड कर चुके हैं और बाकी का पैसा भी रिफंड कर देंगे, ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया गया था इस केस में। ठीक है, क्लियर। So यहाँ पे in the absence of any evidence being filed, SAT is of the opinion that there is no infirmity in the order passed by SEBI. SEBI का ग्राउंड बहुत क्लियर था और SEBI का डिसीजन भी एकदम अच्छा था और SAT को उस डिसीजन में कोई गलती नहीं लगी। Disposing of the representations. Bye bye. So the appeal lacked merit, dismissed some writ. अपील में कोई दम ही नहीं था। सर हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सॉरी आपको रिफंड करने के लिए बोला गया, आपने रिफंड किया। आप ये साबित करो आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के डेफिनेशन में नहीं आते, जो ये कंपनी साबित ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि अगर वो साबित होता तो सैट के सामने ही साबित, सेबी के सामने ही साबित हो जाता। ठीक है, सो कंपनी रिफंड नहीं कर पाई और उसके वजह से सैट ने बोला सेबी के ऑर्डर में कोई डिमेरिट नहीं है, कोई इंफर्मिटी नहीं। ओके, क्लियर। एंड देन ये आया Amulendu Mukherjee traded through an account of the Fourth Dimension Solutions Limited at the scrip of Ricoh India Limited while in possession of UPSI. ठीक है, सो एक केस ऐसा था कि मिस्टर AM अमलेंदु मुखर्जी इन्होंने फोर्थ डायमेंशन सॉल्यूशंस FDSL के अकाउंट्स के थ्रू रिको इंडिया के शेयर्स में डील किया था जब उनके पास UPSI अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी। He traded through the account of FDSL from 14th August 2014 to November 17, 2015. Term, duration of trade भी दिया हुआ है। While trading, he made a wrongful gain of 1,13,56,118 and he wrongfully avoided a loss. मतलब loss बचाया कितना? 1,16,77,000. एक काम करो जरा इसका टोटल करके देखो, समथिंग 2 करोड़ समथिंग समथिंग कुछ आता है, इसका टोटल करके देखो। ठीक है, so he avoided the loss of this much and he traded in this much. ठीक है, क्लियर। अभी सवाल ये उठता है, he is a managing director and the promoter having a shareholder of 73.23 in FDSL. so ये खुद एक MD है और promoter भी है FDSL and control over its financial operations भी करता है, clear। in the view of that improper conduct of insider trading का केस है, the fraud of manipulation of accounts of Ricoh and involvement of FDSL and its MD का केस हुआ and being ultimate beneficiary as a controlling promoter and dominant shareholder of FDSL. Question क्या था? What order of SEBI would have been passed in the present case? मतलब ये सैट वाला केस नहीं है सर, ये तो सेबी के सामने गया हुआ केस है। आपसे ये पूछ रहे हैं कि सेबी इस केस में क्या ऑर्डर पास करेगी। इट्स नॉट दैट दे हैव वेंट इन अपील। अब आपको ये बताना सेबी क्या ऑर्डर पास करेगी। इंटरेस्टिंग ना। ओके फाइन। सो यहां पर फाइनल ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ महेंद्र अमलेंदु मुखर्जी केस वाज इन रिको इंडिया। ये वाला केस आपके नोट्स में मिल जाएगा और ये वाला ऑर्डर पास हुआ था। SEBI directed the fourth dimension solution FDSL managing director to disgorge, याद है वर्ड disgorge, उससे वो पैसा ले लिया जाता है और एक स्पेशल अकाउंट पे, जैसे हमने पढ़ा था ना IPEF अकाउंट, उसमें डाल दिया जाता है। तो disgorge an amount worth कितना? 2,30,34,000। मैं इसलिए बोला टोटल करके देखना, दोनों पैसा उसको देना पड़ेगा, जितना उसने फायदा बनाया और जितना नोशनल लॉस अवॉइड किया। Okay, for insider trading, and the amount has to be paid with 12% interest within 45 days. Oh, जोरदार order दिया है। Okay, so this order could have been passed by SEBI, and in addition, Amlendu Mukherjee has been restrained from accessing security market for a period of 7 years. So this could be the order which have been passed by SEBI. So simple सा यही question था, what order could have been passed by SEBI? Okay. वैसे एक और केस, विशाल विजय शाह, registered stockbroker, received the funds in the client and settlement bank account from the third party in cash and made the payment to the third party on behalf of the clients. ठीक है, it further observed that he had also made withdrawal of cash from the client's bank account. Oh, stock broker ने client के बैंक से पैसा निकाला। Under SEBI circular, a responsibility has been cast on the stockbroker to ensure that the payment received are directly from the client's account and not from the third parties. तो थर्ड पार्टी से पैसा नहीं लेना चाहिए था, इनफैक्ट क्लाइंट के बैंक अकाउंट से यूज कभी नहीं करना चाहिए। स्टॉक ब्रोकर को रिफ्रेनिंग ऑर्डर्स है वो, तो ये किया गया।
Accordingly, he should have taken expedient steps to ensure that the funds received from the third parties are exceptionally dealt with, and suitable explanation should have been asked from the client when such blatant third party monetary amounts were received. So अगर क्लाइंट के पैसा आता है और क्लाइंट के बिहाफ पे किसी और का पैसा यूज किया जाता है, तो स्टॉक ब्रोकर को क्लियर केवाईसी नॉर्म्स के हिसाब से भी क्लियर एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए, ये किसका पैसा है, क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्या रीजन था, ये किसका अकाउंट था. However, there is nothing on record to suggest such steps. अब याद आया हम लोग जो डीपी ऑडिट्स करते हैं और कंपनी का ऑडिट्स. यस, आप देखो हम लोग पढ़ते हैं और बीइंग प्रैक्टिस में आप लोग जानते भी हो, देयर इज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑडिट, देयर इज अ शेयर ट्रांसफर ऑडिट्स, ये सब ऑडिट्स होता है स्टॉक ब्रोकर्स का. तो हमें इस ऑडिट में बताना होता है कि क्या ब्रोकर ने रेगुलेशंस अप्लाई किए कि नहीं. वहां पे जाके बैठ के सिर्फ टिक 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 नहीं करने का, देयर इज अ पर्पस फॉर दैट. ये इधर बैंग हिट होना चाहिए. ओके, डेफिनेटली, बिकॉज इफ दिस थिंग हैज हैपेंड तो ये पूरा रिपोर्टेशन कंपनी सेक्रेटरी जिसने ऑडिट किया होगा उसके ऊपर भी आएगा दैट whether you pointed this in the report or not. Okay, and further he is in the submission has itself admitted to have carried out the irregular practice. तो उसने खुद ने माना भी, हाँ सर मेरे से गलती हुई है, मैंने irregular practice की है. The aforementioned conduct of himself clearly demonstrates it failed to maintain a fairness in the conduct of the business. That is, उसने clearly बता दिया कि उसने सही काम नहीं किया हुआ है. Exercise due care and skill and comply with statutory orders. मतलब उसने जो बोला गया था उसको comply नहीं किया है. What decision of SEBI in such case? Answer by SEBI case. Good. मत देखो, आपको मैं पूरी तरह समझा रहा हूँ. एग्जाम का एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको आपकी बुक से वो क्वेश्चन रेलेवेंट फैक्ट्स में कहाँ मिलेगा वो ढूंढना है. आप उस केस के साइटेशंस में अपना आंसर लिखो और क्वेश्चन से अगर आपको फैक्ट्स चाहिए तो आप ले सकते हो. ओके, या ये भी बोल सकते हो सिमिलर फैक्ट्स एग्जिस्टेड इन सो एंड सो केस एंड द डिसीजन टेकन बाय SEBI in this case could be so and so. Okay, clear? So this case was final order inspection of विशाल विषय का. मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनेशन में, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे क्वेश्चन में डायरेक्ट नाम था. सो यहाँ पे नोटिस ही हैज वायलेटेड द अफोरमेंशन्ड प्रोविजन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन. तो इसने स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस का वायलेशन किया है एंड सेबी सर्कुलर का वायलेशन किया है. हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंस्टेंट प्रोसीडिंग्स, सेबी एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी that the certificate of registration of the notice has to be suspended for 1 year. तो इसका मतलब इसने जो ये काम किया है उसका सर्टिफिकेट हैज टू बी सस्पेंडेड बिकॉज उसने एडमिट भी किया है कि उससे गलती हुई है, उसने वायलेशन किया है. क्लियर? नाउ बीकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड डिफ्रॉडेड द इंडियन इन्वेस्टर्स. ओके, 10th क्वेश्चन है, अच्छा वाला ये भी है, थोड़ा समझ के यूज करना. So Beacon Industries Limited defrauded Indian investors by entering into a pledge agreement with respect to the subscription of GDRs outside India and thereby inducing Indian investors to deal in the shares of the Beacons by deliberately making a false misleading statement, misrepresenting, actively suppressing and concealing material facts regarding GDR proceedings being available at Beacon's disposal when in fact GDR issue was just a facade. Facade मतलब एक outer एक नकली वॉल, एक यू कैन से जाली इमेज. मतलब कई लोग अपनी फसाद एक बड़ी सारी इमेज क्रिएट करके रखते हैं, इट्स जस्ट लाइक ए फसाद. तो ये गलत इमेज क्रिएट की गई थी. अंडरलाइंग द इक्विटी शेयर्स विदाउट रिसीट ऑफ द कंसिडरेशन. ओके, फाइन. It is particularly evident from the established facts that the entire proceedings of GDR, which was transferred in EURM's account of the company reserved as a collateral to the loan taken by Vintage FZE in subscribing GDR, such amount was ultimately transferred to the company's Indian bank account only as in when Vintage repaid the loan from EURM. दिमाग दिमाग है बंदे में. Okay, thus the manner in which the entire scheme of fraudulent and deceptive scheme was planned, executed, demonstrate beyond reasonable doubt the manipulative intent deliberately withholding the critical information. Okay, सर क्या दिमाग है किया क्या? ओके, पता तो क्या किया लेकिन दिमाग है, सॉरी दिमाग है बंदों में, दिमाग है. अभी मैं बताता हूँ क्या किया, सॉरी. ओके, देखो. ओके, एक लेंडर है, लेट्स से
EURAM, ओके, और विंटेज FZE, ठीक है। अब EURM ने इसको लोन दिया हुआ है। अब इस लोन के सामने गारंटी आएगी, तो बीकॉन वाले ने EURM को गारंटी दे रखी है, ठीक है, क्लियर। लेकिन अब समझो गारंटी कब यूज होगी, जब विंटेज वाला अपना लोन EURM को पे नहीं कर पाएगा तो गारंटी यूज हो जाएगी, हाँ कि नहीं, बराबर। तो इसका मतलब बीकॉन वाले के ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है टू पे EURM। अरे हाँ सर, बराबर है। मतलब अगर विंटेज वाले ने लोन रीपे नहीं किया तो इसको पे करना पड़ जाएगा, लाइबिलिटी ऑफ अ गारंटर। तो ये जो पे करना पड़ जाएगा, उतने अमाउंट का बीकॉन वाले ने क्या किया, बीकॉन वाले ने उतने अमाउंट के लिए एक स्मार्ट वर्क किया। इसने इंडियन इन्वेस्टर्स को GDR इशू करवाया और इनसे फंड्स रेज किए। ये किया, आइडिया देखो, इंडियन इन्वेस्टर्स को बोला सर मैंने GDR इशू किया, फैंटास्टिक, ग्लोबल डिपॉजिटरी किया। लेकिन GDR किसको इशू किया, सिलेक्टिवली इंडियन इन्वेस्टर्स को। उन इंडियन इन्वेस्टर्स से इसने फंड्स रेज किए, कितना, टू द वैल्यू ऑफ द गारंटी, जितने की गारंटी थी। तो अगर यहां पर okay, अगर यहां पे लेट्स से लोन इज $100 million और गारंटी लेट्स सपोज 100 मिलियन की थी, तो उसने GDR भी 100 मिलियन का इशू करवाया, क्लियर। और तरीका क्या सोचा, जैसे जैसे ये भाई साहब विंटेज FSDI वाला EURM को लोन रीपे करता जाएगा, ओके, क्या करेगा ये, उसको लोन रीपे करेगा, वैसे वैसे उतना बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में वापस आते जाएगा, यानी इंडियन इन्वेस्टर्स का पैसा उतरेगा। सो तरीका बहुत अच्छा था, दैट इज यहां पर ये बोला गया है, दैट इज इंडियन इन्वेस्टर्स redeem as and when vintage FZE paid EUR, ठीक है। सो इंडियन इन्वेस्टर्स को उतना पैसा मिलता गया जैसे जैसे ये रिडीम करता गया, मतलब यू समझो, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो क्या तरीका लगाया है भाई, क्या दिमाग लगाया है, आप समझ में आया। तरीका दिमाग ये लगाया हुआ है कि बिना किसी कुछ प्रॉब्लम के, बिना अपने ऊपर कोई लाइबिलिटी ली, सारी लाइबिलिटी इसने शिफ्ट कर दी थी इन्वेस्टर्स के ऊपर, बराबर। बिना अपने ऊपर कोई लाइबिलिटी लिए सारी लाइबिलिटी किस पे शिफ्ट कर दी, इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो सेबी ने इस बात को पकड़ा, और सेबी ने उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट स्टेप लेने की बात। तो यहां पे क्या स्ट्रिक्ट स्टेप देखो, अब समझो, बीकॉन इंडस्ट्री डिफ्रॉडेड इंडियन इन्वेस्टर्स बाय एंटरिंग इनटू अ प्लेज एग्रीमेंट प्लेज का साइन किया हुआ था, क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू सब्सक्रिप्शन ऑफ GDRs। लेकिन इंडियंस को कुछ नहीं बताया गया, इंडियंस को क्या दिया गया, GDRs, okay, outside India, and thereby inducing Indian investors to deal in the shares of beacons by deliberately making false, misleading statement and misrepresentation and concealing material facts regarding that GDR issue। कि मैं आपको GDR क्यों इशू कर रहा हूं नहीं बताया गया, आपको GDR के थ्रू इतने शेयर्स मिलेंगे ये सब बताया गया, और उसके अंदर ट्रेडिंग के लिए बताया गया। लेकिन द अल्टीमेट पर्पस वाज ये गारंटी को सिक्योर करने के लिए GDR इशू किया गया था, ओके।
proceeds being available at Beacon's disposal when in fact GDR issuance was just a facade to create underlying equity shares without receipt of consideration. तो पूरा तरीका ये ऐसे था कि ये एक तरह का यू कैन से एक धोखा दिया गया था जिसमें ऐसा था कि सामने वाले को जीडीआर को कन्वर्ट करके मैं इक्विटी में डाल दूंगा तो वो मेरे इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे, उनको भी मुझे पे नहीं करना, वो मार्केट में ट्रेड करते रहेंगे. तो इन शॉर्ट very smartly he played. This could be converted, okay, converted into so very smartly he played by converting that amount into the equity shares. Nobody would have questioned. किसी को पता भी नहीं चलता कि GDR was just a facade. मतलब एक दिखाने के लिए कुछ और, पीछे से कुछ और. ओके okay? वही बोलते हैं ना क्या, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते और खाने के कुछ और. एग्जैक्टली बराबर बोल रहा है. आई गॉट इट. सो ये कुछ वैसा ही हुआ है. ओके क्लियर. एंड यहाँ पे इट इज पर्टिकुलरली एविडेंट फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स. entire proceeding of GDR was transferred in EURM's account, okay, of company reserve collateral as a loan for vintage. तो लोन विंटेज ने लिया और एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी जो पैसा देना था वो बीकॉन वाले ने ईयूआरएम के अकाउंट में दिया. और तरीका क्या था, जब जब विंटेज पे करता एज अ लोन फॉर इन सब्सक्राइबिंग अ जीडीआर एंड सच अमाउंट वाज अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू द कंपनीज इंडियन बैंक अकाउंट ओनली व्हेन विंटेज. तो इधर से विंटेज पे ऑफ करता, उधर से ईयूआरएम इंडियन बैंक वालों को वो पैसा देता. मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो यहां से ईओआरएम से इंडिया के बैंक की तरफ पैसा आता, ओके, जो ये गारंटी का पैसा है वो ईओआरएम को दिया गया और जब जब विंटेज पे करता ईओआरएम से पैसा भागा. दिमाग वाला बंदा. ओके, नाउ दिस thus the manner in which the entire scheme was fraudulent, deceptive scheme, planned and executed to demonstrate beyond reasonable doubt the manipulative intent of to deliberately withhold the critical information to the stock exchange and also investors, which ultimately beheld to be fraud. ठीक है, ये हुआ था. अब क्वेश्चन ये था, such conduct by the listed company erodes the trust and confidence of the investor, also threatens the integrity of security market. What decision SEBI will take in the given facts? इंटरेस्टिंग केस, इंटरेस्टिंग डिसीजन. कई लोग सिक्योरिटी मार्केट्स में ये कई बार मिसयूज करते हैं बिकॉज उनको मालूम है पब्लिक फंडिंग, क्राउड फंडिंग होती है, बहुत पैसा आ सकता है अगर आप अच्छी खासी पिक्चर दिखाओ उनको, और ये इस केस में हुआ. क्लियर. कई स्कैम्स में भी देखो इसी तरह होता है कि पब्लिक जरूरतों को देखते हुए पैसा डालती है और उनको फिर धोखा दिया जाता है. क्लियर. एंड फाइनली द ऑर्डर केम. इस केस में adjudicating officer in respect of Beacons held, SEBI imposed monetary penalty of 10 crores on Beacons under section 50HA, alleging that the company issued GDRs in a fraudulent way by way of credit agreement and account charge agreement which was not disclosed to the stock exchange, and also made misleading disclosures to the stock exchange that it has successfully closed the GDR issued receipt. No doubt पेमेंट हो गई थी, जीडीआर की पूरी रिसीट क्लोज भी हो गई, मतलब ईओआरएम से पेमेंट भी आ गई, लेकिन जब पूरे मैटर का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो मालूम पड़ा कि ये सब गड़बड़ है. ओके, thereby violated the provision of 12A of SEBI Act and regulations and fraudulently unfair trade. मतलब इन शॉर्ट उसने वायलेशंस कर दिया. इंडियन इन्वेस्टर्स सर इसके बारे में थोड़े ग्रीवियंस नहीं होते, नहीं, क्योंकि बीकॉन वाले ने इंडियन इन्वेस्टर्स की पेमेंट उतार दी. ईयूआरएम से आए हुए फंड से पेमेंट उतर गई, विंटेज वाले ने अपनी पेमेंट पूरी करी. मतलब इट वाज लाइक अ विन विन सिचुएशन, सबको पैसा मिल गया सबको. लेकिन जो तरीका अडॉप्ट किया गया वो गलत था. उसने कई बातें छुपाई थी, वो गलत था. अगर वो ये बोलता है कि नहीं नहीं मैंने तो सबका पेमेंट कर दिया, भले ही आपने पेमेंट किया, लेकिन ये जो तरीका था ये गलत था. आपको बताना चाहिए था कि आप ये पैसा किस लिए यूज कर रहे हो, वो आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया. ओके फाइन. सो आई बिलीव अभी आपको पूरा समझ में आया. फर्दर केस स्टडीज इन बहुत सारी चीजें आती रहेगी. ओके, सो बी इन टच, स्टे ऑनलाइन एंड लॉग इन. हो गया आज के लिए. आगे क्वेश्चंस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. चलो बाय.